हेलो दोस्तों, आपका चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मार्केट्स में सबसे एक्साइटिंग ट्रेडिंग स्टाइल्स में से एक है। आप प्राइस को एक रेंज के भीतर कंसोलिडेट होते हुए देखते हैं और फिर जब प्राइस उस रेंज से बाहर ब्रेकआउट होते हैं तो आप ट्रेड में एंटर करते हैं और एक मजबूत प्राइस मूव का लाभ उठाते हैं। और अक्सर जब प्राइस रेंज में फंस जाती है तो ये कुछ मोमेंटम के साथ उस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल जाती है, जिससे ट्रेडर्स को अच्छी प्रॉफिट पोटेंशियल मिलती है। लेकिन ब्रेकआउट्स का एक ईवल ट्विन है जो सभी ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए एक कर्स है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट्स के अलावा कोई नहीं है। यदि आपने कभी ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग किया है तो आप इस सिचुएशन को पहचानेंगे जब आपको लगता है कि आपने बड़ी प्राइस मूव पकड़ ली है, लेकिन इसके बजाय मार्केट आपके खिलाफ हो जाता है और आपको अपने ट्रेड से बाहर कर देता है। तो हम ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? ऐसे कई टूल्स हैं जिनका ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप अभी भी फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंस जाएंगे। लेकिन आप फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने की संभावना को कम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ प्राइस एक्शन के तरीके और कुछ टिप्स हैं जिनका उपयोग आप फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने की संभावना को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वह है पावर मूव्स का पीछा करना बंद करना, या एरियाज ऑफ वैल्यूज में पावर मूव्स का पीछा करना बंद करना। आखिर पावर मूव्स क्या होते हैं? मैंने पावर मूव्स के बारे में इस कोर्स के एपिसोड 6 में बात की थी जब हमने रिवर्सल्स के बारे में चर्चा की थी। यदि आप बड़ी कैंडलस्टिक्स के साथ एक मजबूत प्राइस मोमेंटम देखते हैं तो यह एक पावर मूव है। यदि प्राइस एक ऐसे लेवल से ऊपर जाती है जिसमें कोई पुलबैक नहीं होता है और फिर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे किसी एरिया या प्राइस लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है, तो मेरा सजेशन इस प्रकार के ब्रेकआउट्स का पीछा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर मार्केट इन सिचुएशंस के तहत रिवर्स हो जाएगा। मुझे इतना यकीन क्यों है? मैं आपको एक सरल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसा आमतौर पर क्यों होता है। जब आप एक ऐसे बाजार का पीछा करते हैं जहां यह एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव या पावर मूव बना रहा है, तो इन हायर प्राइसेस को सस्टेन करने के लिए कोई फ्लोर या सपोर्ट नहीं है। यदि आप चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो मेजॉरिटी टाइम कीमतों में इस स्पेसिफिक टाइप की प्राइस एक्शन एग्जिबिट होती है जो ऊपर जाती है और फिर रिट्रेस होती है या पुल बैक करती है। इस प्रकार की प्राइस एक्शन में इन हायर प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए स्विंग लोज जैसे लेवल्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? उदाहरण के लिए एक रेजिस्टेंस का मामला लें। यदि बाजार रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाता है तो उसे एक फ्लो या सपोर्ट मिल जाएगा जहां पोटेंशियल बाइंग प्रेशर प्राइसेस को अधिक बढ़ा सकता है। इस प्रकार की प्राइस मूव्स अधिक रिलायबल हैं क्योंकि वे इन राइजिंग प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए हायर स्विंग लेवल्स की एक श्रृंखला है। अब क्या होता है जब बाजार ने एक लेवल में एक पावर मूव दी है? इस मामले में भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर विचार करें। इसका मतलब है कि इन हायर प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए कोई इंटरमीडिएट स्विंग लेवल्स नहीं है, या रेजिस्टेंस पर बेचने पर सेलर्स का ऑपोजिशन करने के लिए बायर्स के लिए कोई ऑब्वियस प्राइस लेवल नहीं है। बाइंग के लिए एकमात्र पोटेंशियल एरिया पिछला सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे बहुत सारे सेलर्स होंगे जो बेचने के लिए रेजिस्टेंस पर वेट कर रहे होंगे, और ऐसे बायर्स भी होंगे जो ब्रेकआउट खरीदना चाहते हैं, जो अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रखेंगे। अब रेजिस्टेंस लेवल के नीचे सेल ऑर्डर्स का एक क्लस्टर होंगे जो बायर्स और सेलर्स दोनों द्वारा रखा गया है। यदि प्राइस रेजिस्टेंस से लोअर रिवर्स होने में सफल हो जाती है तो ये सभी सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे जो सेलिंग प्रेशर को और बढ़ाएंगे और बाजार और भी नीचे गिर जाएगा। और इस बात की अच्छी संभावना है कि यदि रिवर्सल आता है तो ये बहुत तेजी से प्राइसेस को नीचे की ओर नियरेस्ट सपोर्ट लेवल या फ्लो एरिया तक ले जा सकता है जहां बायर्स संभावित रूप से आ सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी दूरी होगी और कोई भी बायर जो एक स्टॉप लॉस नहीं रखा है उसके अकाउंट में से खून बह जाएगा। इसलिए ये बेहतर है कि यदि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप दूर रहें या ऐसी कंडीशंस में साइडलाइंस पर रहें जहां एरिया ऑफ वैल्यू में एक पावर मूव आता है। अब हम कुछ प्राइस एक्शन टिप्स देखेंगे जिन्हें आप आसानी से फेक आउट से सावधान रहने के लिए बाजार में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि समस्या ये है कि आप कैंडल्स के कंप्लीशन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कभी-कभी ये कुछ ट्रेड्स मिस आउट होने का एक कारण हो सकता है। तो यह एक ट्रेडर के रूप में आपके डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है जब रियल मार्केट कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है।
कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम डेटा में क्लूज हैं जो इस बारे में जानकारी देते हैं कि यह रियल ब्रेकआउट है या नहीं। ये सभी कंसिडर करने योग्य हैं और इंडिकेटर्स जैसे अन्य टूल्स के साथ संयोजन में उपयोग किए जा सकते हैं। एक ब्रेकआउट होता है क्योंकि प्राइस कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस लेवल से नीचे या सपोर्ट लेवल से ऊपर होता है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसा लेवल्स बन जाता है जिसका उपयोग कई ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट्स या स्टॉप लॉस लेवल्स सेट करने के लिए करते हैं। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के माध्यम से टूटता है तो ब्रेकआउट की प्रतीक्षा कर रहे ट्रेडर्स इसमें कूद पड़ेंगे, और जो लोग प्राइस को ब्रेकआउट नहीं करना चाहते थे वे बड़े नुकसान से बचने के लिए अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। इस हड़बड़ाहट से अक्सर वॉल्यूम्स में इंक्रीज होगी, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट लेवल्स में इंटरेस्ट रखते थे। एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स ये कंफर्मेशन करने में मदद करता है कि यह रियल ब्रेकआउट है। यदि ब्रेकआउट्स पर केवल स्मॉलर वॉल्यूम्स ही है तो वह लेवल बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, या ट्रेडर्स को उस विशेष लेवल के पास ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या लेवल इंटरेस्टिंग नहीं है। इन लो वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स के फेल होने की अधिक संभावना है। अपसाइड ब्रेकआउट्स के मामले में यदि ये फेल होता है तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर जाएगी। किसी सपोर्ट के डाउनसाइड ब्रेकआउट के मामले में, जिसे अक्सर ब्रेकडाउन कहा जाता है, यदि ब्रेकडाउन फेल होता है तो प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर वापस आ जाएगी। कुछ मामलों में हाई वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट के बाद भी ब्रेकआउट डायरेक्शन में फिर से चलने से पहले प्राइस अक्सर ब्रेकआउट लेवल पर रिट्रेस हो जाएगी या पुल बैक हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अक्सर इनिशियल ब्रेकआउट्स खरीदते हैं लेकिन फिर प्रॉफिट्स के लिए बहुत जल्दी एग्जिट करने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स द्वारा ये प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररी प्राइसेस को ब्रेकआउट लेवल पर वापस लाएगी। यदि ब्रेकआउट रियल है तो प्राइस को ब्रेकआउट डायरेक्शन में वापस जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह एक फेल्ड ब्रेकआउट है और प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी। वॉल्यूम्स का एनालिसिस करना ये पहचानने का एक तरीका है कि ब्रेकआउट असली था या नकली। लेकिन जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, ये हर बार काम नहीं करता है और ऐसे मौके आते हैं जब यह आइडिया फेल हो जाएगा। तो आइए ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर विचार करें। पहली बात यह है कि आपको ये देखने के लिए वेट करनी होगी कि कैंडलस्टिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के नीचे या ऊपर क्लोज होता है या नहीं। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट कैंडल की रियल बॉडी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या ब्रेकडाउन कैंडल की रियल बॉडी सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। बदले में इसका मतलब है कि ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन करने के लिए बस लेवल से परे एक विक या शैडो बनाना काफी नहीं है। फॉलो करने के लिए यह एक अच्छा रूल है, लेकिन अपने आप में यह रिलायबल नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से परे कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना होगा और फिर आपको प्राइस के ब्रेकआउट लेवल पर वापस आने या पुलबैक होने का इंतजार करना होगा और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में प्राइस आगे बढ़ना होगा और ये कैंडलस्टिक ब्रेकआउट कैंडल से परे क्लोज होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट या सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस मेथड है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वास्तव में एक रिलायबल तरीका है, लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि पुलबैक के लिए बहुत अधिक वेट करना पड़ता है और कभी कभी प्राइसेस वापस भी नहीं आती हैं या लेवल पर पुलबैक नहीं होती हैं और संभावना है कि आप ट्रेड को मिस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बड़े कैंडलस्टिक्स को देखना है जो इंगित करता है कि ब्रेकआउट के पीछे मोमेंटम है, और यह भी चेक करें कि क्या ब्रेकआउट वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से अधिक था। लेकिन डाउनसाइड यह है कि एक बहुत बड़ी कैंडल का मतलब है कि आप संभावित रूप से इस प्राइस मूव का एक बड़ा हिस्सा मिस किया गए हैं, इसलिए यह आपके रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ साथ आपके स्टॉप लॉस के प्लेसमेंट को भी प्रभावित कर सकता है। समझने के लिए अंतिम पॉइंट यह है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस बिल्डअप की तलाश करनी होगी जो कि एक टाइट कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस लेवल में एक असेंडिंग ट्रायंगल के समान हाई लोज हो सकता है या एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के समान सपोर्ट लेवल में लोअर हाइज हो सकती है, जो क्रेडिबल पैटर्न्स हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट ट्रेड्स दे सकते हैं। आप उनके बारे में पिछले एपिसोड से और जान सकते हैं। अब हम एक इंडिकेटर का उपयोग करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन प्राप्त करने का एक फास्ट तरीका देखेंगे। यह एक इमीडिएट येस और नो कंफर्मेशन देगा कि क्या हम इस ब्रेकआउट पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हम अपने चार्ट में RSI इंडिकेटर या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऐड करना होगा। यदि हम ब्रेकआउट्स की तलाश कर रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि ब्रेकआउट कुछ प्राइस मोमेंटम के साथ होगा और हम उस मोमेंटम को खोजने के लिए RSI इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। बेसिकली RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है
और यह एक प्राइस मूव की स्पीड को मापता है। तो यदि वो स्पीड बढ़ रही है, तो मोमेंटम बन रहा होगा या बढ़ रहा होगा। मैं इस मामले में RSI कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा हूं। RSI कन्वर्जेंस तब होता है जब RSI डायरेक्शन प्राइस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर जाती है, तो RSI भी ऊपर की ओर ट्रेंड होता है। RSI कन्वर्जेंस से मेरा यही मतलब है। इसलिए, यदि प्राइस एक एरियर ऑफ वैल्यू के माध्यम से ऊपर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि RSI इंडिकेटर हायर हाइज दिखा रहा हो, जिससे बढ़ती मोमेंटम का संकेत मिलता है। विचार यह है कि अगर बाजार की मोमेंटम बढ़ रही है, तो RSI भी बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार, अगर प्राइस नीचे जा रही है और एक सपोर्ट लेवल से नीचे टूट रही है, तो यह RSI टूल में नीचे की ओर बढ़ती मोमेंटम का संकेत देती है। बेरिश और बुलिश दोनों सिग्नल्स के लिए ये कंफर्मेशन आमतौर पर अधिक यूजफुल होती है जब RSI की पीरियड 14 या उससे अधिक होती है। 14 पीरियड के नीचे कुछ भी पीरियड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कन्वर्जेंस की कंफर्मेशन के लिए इसे कम रिलायबल माना जाता है। बेशक, कोई इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन करने के लिए RSI का उपयोग करने से आपको मार्केट में सिग्निफिकेंट एज मिलेगी। ये पोटेंशियल ब्रेकआउट के एविडेंस की कंफर्मेशन करता है, न कि फॉल्स ब्रेकआउट की। मेरा सजेशन है कि आप इसे अपने चार्ट्स में जोड़ें और देखें कि यह आपके लिए क्या कर सकता है। अब इस वीडियो की सबसे खास बात, आपको इन तकनीकों का बैकटेस्ट करना होगा जिनकी मैंने आपके साथ चर्चा की है, ताकि ये समझ सकें कि प्रत्येक सिस्टम कितनी रिलायबल है और फिर अपनी पसंद की सिस्टम का उपयोग करें। क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है और बैकटेस्टिंग आपके खाते को बचा सकता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलूंगी।